फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रेट टॉपिक्स यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर का टॉपिक हमारा है द ग्रेट बैरियर रीफ। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे और ये बैरियर रीफ के अंडर क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है वो सब जान लेंगे। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कलेक्शन है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में। इसको रिकग्नाइज किया गया था पूरे एंटायर इकोसिस्टम को वर्ल्ड हेरिटेज इन 1981। ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड हेरिटेज है 1981 से। पूरा एंटायर इकोसिस्टम जिसे नाम दिया गया द ग्रेट बैरियर रीफ, ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी लोकेशन कहाँ पे? इसकी लोकेशन नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में है। द रीफ इज लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया रहा, यहाँ से नॉर्थ और यहाँ से ईस्ट रहा। तो ये कोस्ट जो है इसे क्वींसलैंड कोस्ट कहा जाता है। वहाँ के सामने जो सी है इसे कोरल सी बताया जाता है, इसका नाम कोरल सी है। वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है, इसका नाम द ग्रेट बैरियर रीफ रखा गया। वहाँ पे अन्य प्रकार के कोरल रीफ्स एग्जिस्ट करते हैं। इस वाले मैप पे जान लेंगे ये ऑस्ट्रेलिया है। ये जो ग्रीन हाईलाइटेड एरिया है ये प्रोटेक्टेड एरिया है, अंडर वाटर है, मरीन लाइफ है ये। इसी को द ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। क्वींसलैंड कोस्टल रीजन के साथ आ जाता है। कोरल सी में इसको एग्जिस्टेंस मिली है। ये प्रोटेक्टेड एरिया है, वर्ल्ड हेरिटेज है एंड द ग्रेट बैरियर रीफ से जान लिया जाता है इसको। क्या क्या वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं? इस प्रकार के कोरल रीफ्स रहते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इस प्रकार के। ये जो फोटोज़ है ऑफिशियल फ़ोटोज़ है, द ग्रेट बैरियर रीफ कुछ इस प्रकार से पानी के ऊपर से दिखता है। वहाँ पे और अन्य प्रकार के रेयर स्पीशीज़ देखने को मिलती है, जैसे कि द लार्ज ग्रीन टर्टल, वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है बट इसकी एग्जिस्टेंस थ्रेटनिंग है। एंड द डूगोंग सी काउ जिसे कहा जाता है, समंदरी काऊ जिसे कहा जाता है, ये वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये इसकी एग्जिस्टेंस भी थ्रेटनिंग है। ये कुछ फ़ोटोज़ लगा के रखे हैं मैंने। ये पूरा कोरल रीफ्स है। आज के वीडियो लेक्चर में हम कोरल रीफ्स के बारे में जान लेंगे और इनकी ब्लीचिंग किस तरह हुई है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, और इंडिया में कोरल रीफ्स एग्जिस्ट करते हो तो कहाँ पे करते हैं। कोरल रीफ्स की बात करें तो कोरल रीफ्स इस प्रकार से बनते हैं जो लाइम स्क्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें पॉलिप्स कहा जाता है, कोरल पॉलिप्स। ये लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट की वजह से एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसे कोरल रीफ्स कहा जाता है। These are majority of these coral reefs are made up of limestone and dolomite। ये स्टोनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स रहते हैं, स्टोनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो लिविंग क्रीचर जो एग्जिस्ट करता है वो लाइम स्क्रीटिंग ऑर्गेनिज्म रहता है, उसे पॉलिप्स के नाम से जाना जाता है, उसे कोरल पॉलिप्स कहा जाता है। तो अंडर वाटर रहता है, ये मरीन क्रीचर है, मरीन लाइफ में रहता है ये। तो ग्रेट बैरियर रीफ की हमने बात की थी, उसका एरिया जो अप्रॉक्सीमेटली है 3,48,000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक वो फैला हुआ है। वहाँ पे 2,900 इंडिविजुअल रीफ्स एग्जिस्ट करते हैं, 900 आइलैंड्स वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ कैन बी सीन फ्रॉम आउटर स्पेस। मीन्स जो अर्थ है आउटर स्पेस से कुछ इस प्रकार की दिखती है। ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है आउटर स्पेस से। तो ये कहा जा रहा है ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए ये जो कोरल रीफ है द ग्रेट बैरियर रीफ, इसे क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि आउटर स्पेस से भी देखने को मिलता है। यहाँ पे जो क्वींसलैंड कोस्टल एरिया ऑस्ट्रेलिया का और ये कोरल सी रहा, ये वाला ग्रीन सी ग्रीन हाईलाइटेड एरिया जो आपको दिख रहा है, ये हाईलाइटेड नहीं है, ये नेचुरल कलर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये आउटर स्पेस से भी दिखाई देता है। इसीलिए इसको कहा जाता है द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कोरल रीफ्स की बात कर रहे थे तो कोरल रीफ इज एन अंडर वाटर इकोसिस्टम, जो कि मैंने आपको बता दिया ये मरीन लाइफ में एग्जिस्ट करता है, मरीन नेचर होता है इसका। रीबिल्डिंग कोरल्स, देखिए रीबिल्डिंग कोरल्स इस तरह रहते हैं। रीफ कहा जाता है इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को रीबिल्डिंग कोरल्स कहा जाता है। कोरल्स और कॉलोनियल मरीन इन्वर्टिब्रेट्स। अब मरीन तो समझ आया, ये अंडर वाटर रहते, सी ओशंस में पाए जाते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स इस प्रकार के एनिमल्स, इस प्रकार के लिविंग क्रीचर्स रहते जिनमें स्पाइन और बैकबोन जिसको कहा जाता है नॉर्मल वर्ड्स में, या वर्टिब्रेट जिसको कहा जाता है, वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। इनके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें वर्टिब्रेट पाई नहीं जाती है, स्पाइन या बैकबोन नहीं होती है। इन्हें मरीन इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। रीफ्स और फॉर्म्ड ऑफ कॉलोनीज, जैसे कि यहाँ पे देखो ये कॉलोनी टाइप है, कोरल पॉलिप्स ऑफ कोरल पॉलिप्स। पॉलिप्स क्या होते हैं? यही लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लाइम स्क्रीटिंग
ऑर्गेनिजम्स रहते, यहीं ये कॉलोनीज बनाते, ये स्टोनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते, अन्य प्रकार का कलर रहता है। बाई कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मैंने आपको बता दिया लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट होता है, तो इसके जो मेजॉरिटी मटेरियल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दिस रीफ स्ट्रक्चर इज composed ऑफ एंड बिल्ट बाय बिलियंस ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। यही जो मैंने आपको बता दिया, जो लिविंग क्रीचर्स वहाँ रहते हैं, जो जिसकी वजह से कोरल रीफ बनता है, ये टाइनी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, नोन एज कोरल पॉलिप्स। इन्हें पॉलिप्स कहा जाता है, कोरल पॉलिप्स। कोरल रीफ्स फ्लॉरिश इन ओशन वाटर्स, यस ओशन वाटर्स में ये एग्जिस्ट करते, रिवर वाटर में नहीं एग्जिस्ट करते। दैट प्रोवाइड फ्यू न्यूट्रिएंट्स, they are most commonly found at shallow depths of tropical waters, but deep water and cold water coral reefs exist on smaller scale। जो cold water coral reefs रहते हैं वो smaller scale में exist करते हैं। Shallow tropical coral reefs have declined by 50% since 1950। 1950 से इनका डिक्लाइन हुआ है 50% अप टू 50%। जो ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स है, शैलो ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स है, बिकॉज दे आर सेंसिटिव टू वाटर कंडीशन। जो वाटर कंडीशंस चेंज रहती है उसमें ये इनका बिहेवियर सेंसिटिव रहता है, तो उसकी वजह से डिक्लाइन हुआ इनका। दे आर अंडर थ्रेट फ्रॉम एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इंक्रीज होने की वजह से ये एक्सेस न्यूट्रिएंट्स बन जाता है इनके लिए, तो उनकी वजह से ये थ्रेट में आ चुके हैं, तो डिक्लाइन भी हुआ है। राइजिंग ओशन हीट, ये कुछ रीजंस है जिनकी वजह से इनका डिक्लाइन हुआ है। एसिडिफिकेशन, ओशन हीट, ब्लास्ट फिशिंग, साइनाइड फिशिंग, स्पेयर फिशिंग, स्कूबा, सनस्क्रीन यूज़। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, बीच लाइफ गुजारने के लिए लोग सबसे ज़्यादा सनस्क्रीन इस्तेमाल करते, फिर उसी बीच कोस्ट रीजन के पास वो फिर पानी में चले जाते हैं, उनका जो सनस्क्रीन है वो वॉश आउट हो जाता है ओशन वाटर से, तो वो केमिकल्स जो होते हैं सनस्क्रीन के वो हार्मफुल रहते हैं किनके लिए, कोरल पॉलिप्स जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। हार्मफुल लैंड यूज पार्टिकल्स इंक्लूडिंग रन ऑफ जो स्वेज वाटर रहता है, इंजेक्शन वेल्स रहते हैं, उनकी वजह से इनका सेंसिटिव एनवायरनमेंट बन जाता है, वहाँ पे इनको थ्रेट और डिक्लाइन हो जाता है। तो फ्रिंजिंग रीफ इज़ वन ऑफ द 3 मेन टाइप्स ऑफ कोरल रीफ्स। देखिए कोरल रीफ्स के कुछ टाइप्स रहते हैं, जैसे कि बैरियर रीफ्स रहता है, एटोल्स रहते हैं और फ्रिंजिंग रीफ रहते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए एटोल्स एक आइलैंड है और आइलैंड के आजू बाजू ये कोरल टाइप का रिंग बना है कोरल रीफ्स का, इसे एटोल्स कहा जाता है। बैरियर रीफ्स इस प्रकार के कुछ दिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप बैरियर रीफ्स देख सकते हैं। फ्रिंजिंग रीफ, ये इस प्रकार का फ्रिंजिंग रीफ होता है, इट्स टाइप ऑफ कोरल रीफ्स। बात करेंगे वर्ल्ड वाइड रीजन की, कि कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, रिकॉर्डेड कोरल रीफ्स कहाँ पे देखे जाए। देखिए मैं वर्ल्ड मैप की बात करके तो ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में ये एग्जिस्ट करते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन इंक्लूडिंग रेड सी, इंडियन ओशन, साउथ ईस्ट एशिया पैसिफिक ओशन अकाउंट्स 91.9% ऑफ दिस टोटल। साउथ ईस्ट एशिया में भी दिखाई देता है 32.3%। पैसिफिक इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक, कैरेबियन कोरल रिफ्स देखने को मिलते हैं कैरेबियन साइड से या कैरेबियन सी जिसे कहा जाता है, अटलांटिक ओशन में भी पाए जाते हैं। कोरल एग्जिस्ट बोथ इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल वाटर्स। देखिए ये वाले जो रीजन्स है ना, इसमें टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है वाटर्स के रिलेटेड, क्योंकि ये वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर जो यहाँ इंडिया की बात करके ये वाले कोस्टल रीजन में, ऑस्ट्रेलिया की हमने बात की, यहाँ देखो एक कोस्टल रीजन है, और साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे ये वाला देखिए इधर भी एग्जिस्ट किया जाता, और साउथ अमेरिकन रीजन है यहाँ पे भी एग्जिस्ट किया जाता है। ये इस तरह इस प्रकार देखने मिलता है इस वाले रीजन में। ये वाला जो पूरा रीजन है वर्ल्ड में, इसमें ये देखने को मिलते हैं। तो कोरल्स आर ऑल्सो फाउंड अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ एशिया, मैंने बता दिया आपको। अब इंडिया में कहाँ से, ईस्टर्न टिप ऑफ इंडियन चेन्नई एंड बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर्स एज वेल एज अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न साउथ अमेरिका। यहाँ पे देखो नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ रहा, ये साउथ अमेरिका रहा, नॉर्थ रहा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ये वाला देखो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इधर भी ये देखने को मिल रहा है, इधर भी। तो ये वाले रीजन में वर्ल्ड वाइड ये देखने को मिलते हैं कोरल रीफ्स। इन वेस्ट, अब इंडिया की बात करेंगे तो इन वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, फ्रेश वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम गंगा एंड सम अदर रिवर्स। ड्यू टू दिस कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन रीजन फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश। देखिए कोरल रिफ्स यहाँ पे मिलते नहीं है, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पे कोरल रिफ्स नहीं पाया जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में जो फ्रेश वाटर रिलीज होता है गंगा की वजह से और बाकी नदियों की वजह से, वहाँ फ्रेश वाटर में ये एग्जिस्ट नहीं करते, इनको थोड़ा सैलाइन वाटर चाहिए,
थोड़ा सा नमकीन वाटर इनको चाहिए, ज़्यादा भी नमकीन वाटर इनके लिए हानिकारक है, मर जाते हैं, ये डेथ होती है इनको। तो फ्रॉम तमिलनाडु टू southern tip of the east coast, coral reefs are present because of the absence of fresh water, as corals are found exclusively in marine habitat। जो मैंने आपको बता दिया, मरीन हैबिटेट होना चाहिए, इस प्रकार का हैबिटेट, तो वहाँ पे ये एग्जिस्ट करते। देखिए यहाँ पे एग्जिस्ट करते, ये पूरे कोरल रिफ्स है, तो ये अंडर वाटर इनकी पिक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरल रीफ्स इन इंडिया। हमारे भारत देश में कोरल रीफ्स कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। कोरल रीफ्स इन इंडिया आर मेनली रेस्ट्रिक्टेड टू अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलता है। गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत, पार्क स्ट्रेट और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वहाँ पे भी मिलते हैं। नटरानी आइलैंड जो कि कर्नाटका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है, वहाँ भी कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। मैप पे देखेंगे, ये गल्फ ऑफ कच्छ रहा गुजरात का, अंडमान निकोबार आइलैंड्स रहे सबसे ज़्यादा, मेजॉरिटी यहाँ पे हमारे देश की तरफ से कोरल रीफ्स देखने को मिलता है। लक्षद्वीप आइलैंड्स यहाँ पे भी, और गल्फ ऑफ मन्नार और पाक बे, फॉर एग्जांपल ये श्रीलंका है एंड इंडिया, इसके बीच में जो ओशन एरिया है, सी एरिया, पार्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, इस वाले इंडिया साइड के कोस्टल रीजन में ये देखने को मिलती है कोरल रीफ्स। ऑल ऑफ दीज रीफ्स आर फ्रिंजिंग रीफ्स। जो भी ये रीफ्स देखने को मिलते हैं वो किस प्रकार के रीफ्स है, फ्रिंजिंग टाइप ऑफ रीफ्स है, फ्रिंजिंग टाइप ऑफ कोरल रीफ्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरल रीफ्स अंडमान आइलैंड में, ये कि ओरिजिनल फोटो निकाली है अंडमान आइलैंड्स के द्वारा कोरल रीफ्स की, एक्सेप्ट लक्षद्वीप विच आर एटोल्स। अटोल्स वाले टाइप ऑफ कोरल रीफ्स वहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे, लक्षद्वीप में। बाकी जगह जो भी भारत के ओर से है वहाँ पे फ्रिंजिंग रीफ्स है। देयर आर पैची कोरल्स भी है टाइडल एरियाज में, जो कि सेंट्रल वेस्ट कोस्ट में देखने को मिलता है। इंटर टाइडल रीजन्स जैसे रत्नागिरी महाराष्ट्र में, गवेशानी बैंक कर्नाटका में, वहाँ पे भी कोरल्स देखने को मिलता है। हर्माटाइपिक कोरल्स जो प्रेजेंट है कोलम सी शोर वाला केरला साइड, कोलम एक कोस्टल रीजन है केरला में, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, और तमिलनाडु में इनायम में भी पाए जाते हैं। लक्षद्वीप की जो फोटो है देखिए, ये कोरल यहाँ पे फोटो, एटोल्स टाइप ऑफ कोरल। अब इसमें मैनेजमेंट किस तरह रहता है, हमारे देश में किस तरह प्रोटेक्शन रहता है। मैनेजमेंट आती है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट एंड चेंज, मैनेजेस गाइडलाइंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कोरल्स। इसको मैनेज और गाइडलाइन देती है प्रोटेक्शन ऑफ कोरल्स के रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज यही डिसाइड करती है कि ये प्रोटेक्टेड एरियाज कहाँ कहाँ पे रहेंगे। इट कम्स अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ स्टेट वाइल्ड लाइफ। इसके बाद ये स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ये काम सौंप दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इस चीज़ को मैनेज एंड गाइडलाइन करती है। अब देश में क्या लॉ है इसका, कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाया गया जिसकी नोटिफिकेशन 1991 में दी गई थी। प्रोटेक्शन टू ऑल मरीन रिसोर्सेज, इसमें भी CRZ1 कैटेगरी जो है वो कोरल रीफ्स के रिलेटेड है। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 कैटेगरी जो है वो कोरल रीफ्स के रिलेटेड है, प्रोटेक्शन दी गई है। इनको प्रोटेक्टेड एरिया में डेजिग्नेट किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया है, प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। मरीन रिसोर्सेज है, अंडर प्रोटेक्शन रहेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ बीच रिजॉर्ट्स एंड होटल्स ऑन कोरल रीफ्स प्रोहिबिट किया गया, इसको सख्ती से मना किया गया ये ऐसी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करने से। कलेक्शन ऑफ मैसिव कोरल्स आर बैंड एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक पर्पजेज। कलेक्ट नहीं कर सकता कोई भी आम नागरिक, इस चीज़ का मैसिव कलेक्शन नहीं कर सकता है, उसके ऊपर बैन लगाई गई है सर्टेन स्टेट्स में। एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक पर्पज, रिसर्च इंस्टीट्यूट, कोई यूनिवर्सिटी इसको कलेक्ट करेगी और रिसर्च करेगी, उसके लिए बैन नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कोरल ब्लीचिंग की। थोड़ी देर हमने बात की थी कि ग्रेट बैरियर रीफ में और जो भी कोरल रीफ्स एग्जिस्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में, वहाँ कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है अप टू 50%। और इनके रीजंस क्या है डिक्लाइनेशन के, और कोरल ब्लीचिंग होती क्या है। देखिए, व्हेन कोरल्स आर स्ट्रेस्ड बाय चेंज इन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स, they expel the symbiotic algae living in their tissues, causing them to turn completely white। ये कोरल्स जब स्ट्रेस में आ जाते हैं कि चेंज की वजह से इन पे स्ट्रेस आ जाता है, वो चेंज किस प्रकार की रहती है, टेम्परेचर में चेंज आया, लाइट में चेंज आया, और इनके सराउंडिंग्स में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें चेंज आई, तो ये फोर्सफुली एक्सपेल करते हैं एक सिम्बायोटिक एल्गे, उसे जूजेन थैली कहा जाता है, जूजेन थैली के नाम से जाना जाता है। वो एक्सपेल करते हैं, ये पॉलिप जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो एक्सपेल करता है अपने टिश्यू से ये जूजेन थैली एल्गे। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू है।
उसके बाद कंप्लीटली टर्न हो जाता है वाइट में, इसे कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। देखिए ये मल्टीपल कलर्स के रहते हैं कोरल रीफ्स या कोरल्स। उसके बाद ये पूरा वाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस को कहेंगे कोरल ब्लीच। इनका कलर चेंज होता है, बट अभी तक ये, अगर अभी हम देख लेंगे फॉर एग्जांपल, अब इसमें कोरल ब्लीचिंग हुई है, कंप्लीटली वाइट वाइट टर्न हुआ ये स्ट्रक्चर, इसको अभी ये नहीं कह सकते कि ये डेड हो गया, ये ख़त्म हो गया। ये वापस रिवर्स भी हो सकता है, बट अगर नहीं हुआ कुछ टाइम तक तो ये डेड हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसे कोरल ब्लीचिंग की वजह से डिक्लाइन भी हो जाता है कोरल रीफ्स में। अब कॉजेज़ क्या क्या रहते हैं कोरल ब्लीचिंग में, जैसे कि बता दिया, टेम्परेचर में चेंज आया, इनके टेम्परेचर में, इनके सराउंडिंग्स में जो टेम्परेचर रहता है उसमें चेंज आया, जो कि इनके लिए फिजिबल नहीं है। वार्म सी टेम्परेचर हुआ तो तब इसमें कोरल ब्लीचिंग होने की संभावना बढ़ती है। सेडिमेंटेशन, जो कि लैंडस्लाइड्स हो जाएंगे अंडर वाटर, लैंडस्लाइड्स हो जाएंगे, इरोड हो जाएंगे, तब भी कोरल ब्लीचिंग होती है। ओशन जब पोल्यूट हो जाता है, पोल्यूशन की वजह से ओशन हो जाता है पोल्यूट, उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। एक्सट्रीम लो टाइड्स मींस कोरल्स जब एक्सपोज हो जाएंगे आउटर एटमॉस्फेयर में, डायरेक्ट सनलाइट पड़ेंगी इन पे 8 घंटा 7 घंटा, या रात 2-3 दिन तक ऐसे रह सकते हैं लो टाइड्स में। उसके बाद यूवी रेज की वजह से इसमें कलर ब्लीचिंग हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो गया, लाइट चेंज हो गई। ओशन एसिडिफिकेशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मेन पार्ट रहता है, जिसकी वजह से एसिडिफाइड में चेंज होती है। एसिडिफिकेशन में एक डेंसिटी चेंज हो जाती है, तब भी इसमें कोरल ब्लीचिंग हो जाएगी। डिजीज़ की वजह से, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें सस्पेक्टेबल टू डिजीज़ है, डिजीज़ के साथ भी जुड़ सकता है, उसकी वजह से इसमें कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट, एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट क्या क्या आ जाएगा इसमें, फॉर एग्जांपल स्वेज वाटर चला गया कोस्टल एरियाज़ में, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर चला गया उसमें, उसकी वजह से थ्रेट आ जाएगा इसमें, इसमें चेंजेस आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएगा, उसके बाद कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट होने को आ जाएगा। ये एक्सपेल करेगा सिम्बायोटिक एल्गे, वो इनकी टिश्यूज़ में जो रहता है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी कोरल रीफ्स की, क्योंकि ये कोस्ट लाइन को प्रोटेक्शन देता है। जो कोस्ट लाइन रहती है फॉर एग्जांपल इस प्रकार की, तो ये यहाँ पे जो कोस्टल रीजन रहता है इसको प्रोटेक्ट करता है। कौन, कोरल रीफ्स इस रीजन को प्रोटेक्ट करता है। नेचुरली कोस्टल लाइन प्रोटेक्शन बनती है इसकी वजह से। मरीन डाइवर्सिटी, जो इकोसिस्टम रहता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है मरीन डाइवर्सिटी का, टूरिज्म को बहुत अट्रैक्ट करता है, रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। फिशिंग, अगर कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग हुई और ये डेड हुए लार्ज एरिया में, और वहाँ पे फिर फिश नहीं आ पाएंगी, क्योंकि फिशेस एक्टिव कोरल रीफ्स में आ जाती है, उसकी वजह से फिशिंग आसान होती है, फिशरमैन्स के लिए एक एक्टिविटी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, बिफोर आई टेक द लीव, काइंडली सब्सक्राइब स्ट्रेट टॉपिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर विद स्टूडेंट्स। थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ।